Hello everyone, my name is Sanket Jain. Welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में 2021 का जो पेपर हुआ था साइकोलॉजी का, हम उसका एक एनालिसिस देखेंगे, एक ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे हम पेपर 1 का। उसके बाद हम पेपर 2 पे भी आएंगे। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे आए थे, और जो कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। पीवाईक्यू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं ऑप्शन का पेपर। और बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी, पेरेंट सी सैलरी और स्मारक फ्रेंड हमको जो फॉलो करनी होती है, उनको मटेरियल को बेस बनाकर उन पे अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, उनको लेटेस्ट रिसर्च के साथ सब्सटेंशिएट कीजिए, करेंट के एग्जांपल उसमें दीजिए, तो उनको अपना बेस बनाइए। ठीक है ना। तो वही मैं आपको इस एनालिसिस में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे सिमिलर क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और अगर आप उन्हीं को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का पेपर आएगा तो उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंड्यूजेंस एंड कॉमन सेंस, व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइजेस ऑन साइंटिफिक मेथड्स। अब देखिए, अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे कि एक तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी को साइंस को कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड पे रिलाई करते हैं, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी इन रिलेशन टू सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, इस तरह के टॉपिक से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अपना एक क्वेश्चन तो 100% सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इसी चीज को एनालाइज करके चले जाएं। आप प्रीवियस ईयर में देखिए 2010 में, डिस्कस द की असम्पशंस ऑन विच साइकोलॉजी क्लेम टू बी अ साइंस। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे भी आप साइंटिफिक स्टडी को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी है ना। तो अगर आप, ये मैंने आपको सिर्फ 2 बताए हैं जो मोस्टली इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप सारे कुछ 8-10 साल के अगर पीवाईक्यू करके चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से टैकल आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ब्रीफली बताना है कि इंट्यूशन और कॉमन सेंस क्या होता है। उसके बाद आप इनकी कुछ लिमिटेशन बता देंगे। अगर आपने मान लीजिए इसको डिटेल में नहीं भी पढ़ा है इस वाले टॉपिक को, तो आप अगर आपने साइकोलॉजी को ओवरऑल समझ रखा है तो अभी आप इसकी लिमिटेशन बता सकते हैं कि इंट्यूशंस और कॉमन सेंस की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, है ना। जैसे जनरली पीपल इसमें मेंटल शॉर्टकट होते हैं, उन्हीं पर रिलाई करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते हैं। एक तरीके का कंफर्मेशन बायस होता है इसमें, है ना। वेरीफाई इसको हम इतना नहीं कर सकते हैं, रिलायबल हम इस पर इतना नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी सब कमियों की वजह से साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मैटर पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में एक एम्पिरिकल अप्रोच होता है, प्रिडिक्टिबिलिटी रहती है, वेरिफिलिटी रहती है। ठीक है ना, देयरफॉर साइकोलॉजिस्ट रिलाई अपॉन द साइंटिफिक फैक्टर। तो इसी को ही आपको एनालाइज करना था, और इसी तरीके की टॉपिक, इसी तरह से क्वेश्चन हर बार यूपीएससी पूछता आया है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आप अगर आप इतनी ये 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे, आप इनको अच्छे से करके देखेंगे, आंसर फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर में लिख के देखेंगे, और उसको अगर इवेल्युएट कराएंगे तो इन तीनों से क्वेश्चन घुमा फिरा के नेक्स्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको टैकल किया जा सकता है। बस इसका पहला जो पार्ट रहेगा, इसको थोड़ा सा टैकल करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप एग्जाम देते हैं तो आप इतना सोच नहीं पाते हैं, है ना। तो लिमिटेशंस और कॉमन सेंस के इंट्यूशंस और कॉमन सेंस के लिमिटेशन बताने में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत है। बाकी ये क्वेश्चन आराम से टैकल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आइए, देखिए, अब ये भी काफ़ी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, जो ऑप्शन में पूछा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है इन रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अनरेस्ट। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी आपने देखे होंगे पूछे जा रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट का रोल बताइए कोविड-19 के टाइम पर, है ना। साइकोलॉजिस्ट का रोल बताइए क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो ये भी देखिए, आप पहले के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो सिमिलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ अगर उनको एनालाइज करेंगे तो देखिए, कीपिंग इन व्यू द स्ट्राइफ इन करेंट सोशल सिचुएशन, डिस्कस हाउ साइकोलॉजिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर सच प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, यहाँ पर भी सोशल सिचुएशन की बात की गई है, यहाँ पर सोशल अनरेस्ट की बात की गई है। तो सोशल सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल हो सकता है, अगर आपने इसको बनाया होता क्वेश्चन को तो आप सोशल अनरेस्ट से बता सकते थे। ठीक है ना, अगर आपने तैयार करके रखा है कि वैसे आपने पढ़ रखा होगा रोबस कैब एक्सपेरिमेंट के बारे में, मुजफ्फर शरीफ जो थे उन्होंने अपना काम किया था, उन्होंने बताया था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस के यूज से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है उसी से ही ये क्वेश्चन निकल के आता है ना। इसके अलावा आप विन लूज अप्रोच होता है, एक लूज लूज अप्रोच होता है, हमने इसका एनालिसिस भी कर रखा है डिटेल में। तो आप वो पार्ट देखेंगे तो आप वहाँ पर भी देखिएगा, वहाँ पर पूरा मॉडल आंसर के साथ में मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि क्या क्या हम इस आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप देखो पीवाईक्यू एनालाइज कर पाओगे। अब देखो, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना या उनको उनको लिख कर देखना, उसका मेन मेन
ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीवाईक्यू का मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो आप ट्रेंड समझ पाए कि किस ट्रेंड में यूपीएससी जा रहा है, दूसरा आप उनके एनालिसिस से अपना कंटेंट एनरिच कर पाए, ठीक है ना। तो आप इसको करेंगे, थोड़ी मेहनत से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको लिखने की कोशिश करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो आप थोड़े से उसके आगे पीछे के पॉइंट भी देखेंगे, है ना, कि ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया, जैसे हम फिलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हम देखते हैं, तो ए अगर राइट आंसर होता है तो हम बी सी डी को भी एनालाइज करते हैं कि ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। तो ऐसे ही हमको इनको भी एनालाइज करना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अगर इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो नेक्स्ट इसके और क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, और क्या क्या डायमेंशन से यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको वो भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपने ये देखा होता तो देखिए, हाउ कैन यू यूज साइकोलॉजी टू सोल्व सोशल प्रॉब्लम, सिमिलर क्वेश्चन 2016 में, यहाँ पे भी सोशल अनरेस्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जोड़ दिया पॉइंट इसमें, ठीक है। हाउ द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी इज हेल्पिंग इन द रिजोल्यूशन ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करके लेके आना है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन भी अगर पीवाईक्यू आप देखते तो आप इसको टैकल कर सकते थे, सेकंड क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकते, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है ना। फर्स्ट का ए हम पार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई, 5 जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, डिस्कस द चैलेंजेस ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये भी आपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एलेक्स ऑसबॉर्न ने जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट, उसके बारे में आपको बताना है और थोड़े से आपको इसमें चैलेंजेस बताने हैं, है ना। तो अगर आपने ओवरऑल पढ़ रखा होगा तो इसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन ये है क्वेश्चन बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सोशल एंजाइटी हो सकती है, सोशल लोफिंग हो सकती है, प्रोडक्शन ब्लॉकिंग, ग्रुप थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी दूसरा वीडियो जो है उसमें हमने डिस्कस कर रखा है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीवाईक्यू से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं उनको, पीवाईक्यू उसी तरीके के पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं, और अगर आप वो करके जाते तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है नेक्स्ट ईयर का, या जब भी आप अटेम्प्ट देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगेन रोल ऑफ मास मीडिया पूछा हुआ है इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है, सपोर्टेड विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल, है ना। तो देखिए, ये कभी भी ऐसा इसमें आप बिहेवियर के बारे में पूछा हुआ है ना। रोल ऑफ मास मीडिया है, ठीक है। तो रोल ऑफ आईटी एंड मास मीडिया जो पेपर 2 का टॉपिक है, उससे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दोनों को रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक किसी पार्ट से क्वेश्चन नहीं है, 2 को आपको इंटरलिंक करके पूछा हुआ है, और हमको साइकोलॉजी पढ़ना भी ऐसे ही होता है, इंटरलिंक करके पढ़िए आप टॉपिक को, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव रोल रहते हैं मीडिया के, क्या क्या नेगेटिव रोल रहते हैं, है ना। इस पर एक लेटेस्ट अभी रिपोर्ट भी आई थी, मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में ही पढ़ाया था, है ना। इंस्टाग्राम की जो रिपोर्ट आई थी कि कैसे कैसे एडोलेसेंट पर दिक्कतें आती हैं, उनको क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड देखिए आप क्वेश्चन, अब देखिए आप, रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो इसमें आप क्या बंडूरा का एक कंसेप्ट भी बता सकते हैं ब्रीफ में, कि रोल ऑफ मास मीडिया रहता है ह्यूमन बिहेवियर का, इसको बंडूरा ने काफी डिटेल में पढ़ा था। बंडूरा ने तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें काफी डिटेल में इन्होंने किया था ना। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, रिव्यू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एंड इवेल्युएट इट्स इम्पैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग एग्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मीडिया जनरेटेड, ठीक है ना। और उसी को ही इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि रोल ऑफ मास मीडिया बताइए कि बिहेवियर एडोलेसेंट का कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। रोल ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल पीयर ग्रुप इन आइडेंटिफाई फॉर्मेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो इसको आप करेंगे, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे ना कि कैसे कैसे बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब चीज़ों के द्वारा, तो आप उसमें एक रोल ऑफ मास मीडिया भी देख लेंगे, मास मीडिया बस में आ भी गया, इस बार इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया सिर्फ मास मीडिया को लेते हुए, ठीक है ना। देखना है कि आप कैसे पीवाईक्यू से ही हम हमारा जो है मतलब काफ़ी काम होता जा रहा है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन था ये, जो बंडूरा को उठा के पूछा होता है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर, डिस्कस वन स्टेंस ऑफ प्रो सोशल एंड वन स्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है ना। तो ऐसे प्रो सोशल और एंटी सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर ली है ना। तो आप इसको ये सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, इन पीवाईक्यू को सॉल्व करने से ही आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी इन्हीं से ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इन्हीं से ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा 100%। तो इसको आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है ना। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पीवाईक्यू इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट आप देखिए, आई विटनेस टेस्टिमोनी के बारे में बात की गई है इसमें,
है ना? ये थोड़ा-सा मतलब बच्चों को टिपिकल लगा, मैंने जब बात की उनसे कि उन्होंने इतना पढ़ नहीं रखा था इसके बारे में। लेकिन यही सेम 2014 में रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन ह्यूमन मेमोरी ये पूछा हुआ है। ठीक है? तो इसको भी आप कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द कांसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ आई-विटनेस टेस्टिमोनी इन जुडिशियल ट्रायल। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर आपने इस वाले पीवाईक्यू ठीक तरीके से सॉल्व किया होता, तो आप एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव मेमोरी और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस आप पढ़ते इनके बारे में, है ना? आई विटनेस टेस्टिमोनी जो दी गई थी उसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा आइडिया होता। ठीक है? तो इस तरह से हमको एनालाइज़ करना है पीवाईक्यू को, ताकि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसके लिए तैयारी कर सकें। ठीक है ना? इसका आपको एनालिसिस देखना है डिटेल में कि क्या हम इस पे लिख सकते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस वाला है सेक्शन ए का, अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसमें देखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा मेमोरी चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है? तो ये हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन सारे हो गए फर्स्ट के ए में। तो फर्स्ट के ए में अगर आप देखेंगे तो पहला सिर्फ अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके जाते, पीवाईक्यू को देख के जाते एक बार, तो आप सारे अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है? अब हमारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का एबीसी, थर्ड का एबीसी और ऐसे हम इनके पार्ट देखेंगे। अब देखिए, हाउ डू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डिफर, एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च हेल्प्स सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आपको बेसिक अप्लाइड, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात की जा रही है। बेसिक के बारे में बताना है और अप्लाइड रिसर्च के बारे में बताना है ना? बेसिक रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग जो नॉलेज रहती है हमारे पास, उसी को ही हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च हमारी क्या हो जाती है, एक ऐसी इस तरह की रिसर्च जहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट बेसिक रिसर्च जो रहती है हमारी मोर थ्योरेटिकल नेचर की रहती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी अप्लाइड रिसर्च रहती है, हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। ठीक है ना? इसी का ही आपको एक एग्जांपल देके बताना है। ठीक है? तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से या फिर कोई भी आप एग्जांपल देके यहाँ पर बता सकते हैं, और उसको हम कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगेन ये इस वाले क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा जाता है। ठीक है? इंट्रोडक्शन में छोटा-सा अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में थोड़ा-सा टच इसमें दिया हुआ है, और बेसिक बुक्स में भी, और इसको आप रिसर्च मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। रिसर्च मेथड में आप पढ़ेंगे डिटेल में, बेसिक रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च और अलग-अलग तरह की रिसर्च हम पढ़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। जो एल्डरली रहते हैं उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है, उनका क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जो एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे-जैसे एजिंग होती है वैसे-वैसे फिजिकल डिक्लाइन भी होता है, और हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन होने की वजह से कभी-कभी डिमेंटिया भी हो जाता है, अल्जाइमर भी हो जाता है ना? तो उसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना? वो हमको बताने की कोशिश करनी है इसमें, ठीक है ना? तो आप देखिए कि इसी तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 में, हाउ वेल बीइंग ऑफ द एल्डरली कैन बी प्रमोटेड। ठीक है? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कि वेल बीइंग ऑफ द एल्डरली कैन बी प्रमोटेड, एल्डरली जो रहते हैं उनकी वेल बीइंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आप ये भी देखिए कि इनको क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं, है ना? जो एल्डरली एज में होते हैं, क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं, वो भी आप देखो। वो आप देखोगे तो वेलबींग भी आप देखोगे। वो इश्यूज़ अगर आपने देख लिए होते उसी वक़्त, तो वही इश्यूज़ इसमें पूछे हुए हैं। ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। नेक्स्ट आप देखिए, बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है? सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन का क्वेश्चन है ये। सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेप्शन को लेकर। कॉन्ट्रास्ट बॉटम अप एंड टॉप डाउन थ्योरीज ऑफ परसेप्शन। ठीक है? तो अगेन आप देखेंगे इसमें भी आपको, इसमें कुछ आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ग्रेगरी ने इसके बारे में बताया था टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है ना? गिब्सन ने भी इनके बारे में बात की थी। डिटेल में हमने ऑलरेडी इसको एनालाइज कर रखा है। थर्ड वाले सेक्शन पे आते हैं, तो इसमें भी देखिए सेकंड का ए जो कि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, बी और सी आपको सीधा का सीधा पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। थर्ड के ए पे आते हैं हम, नेचर और नर्चर डिबेट, जिसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, अलग अलग चैप्टर्स में है ये। आपको जेनेटिक फैक्टर्स बताने होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताने होते हैं, और इसमें हमको बताना है कि फिजिकल डिक्लाइन, कॉग्निटिव डिक्लाइन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सॉरी नॉट इकोनॉमिकल, इमोशनल डेवलपमेंट में जो नेचर नर्चर है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? तो आपको नेचर नर्चर के बारे में बताना पड़ेगा, और इन सब का आपको अगर अलग अलग रोल बताएं कि रोल ऑफ नेचर इन दिस एंड रोल ऑफ नर्चर इन दिस एंड दिस। ठीक है? तो इसमें आप एक एक कोई भी रिसर्चर का नाम बता दीजिए, और कोई भी थ्योरी आप इसमें बता दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन देखिए अब ये डिक्लाइन की बात करते हैं ना, कॉग्निटिव डिक्लाइन के बारे में, तो पियाजे की थ्योरी के बारे में बात कर सकते हैं इसमें,
ना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आप पढ़ते हैं, उन थ्योरीज को आप इसमें पढ़िए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का प्योरली ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, है ना। सिमिलर आप क्वेश्चन देखिए इसी पे पूछा हुआ है। अगर आप देखिए पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इसमें आ जाएगी। मेन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, मिक्स करके आप इस बार पूछ लिया आपको, जीन्स कैसे अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। ब्रिंग आउट द की डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट इन कॉग्निटिव एंड सोशल डोमेन। इसमें भी कॉग्निटिव पूछा हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन में बताइए आप, है ना। इसमें भी कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरी फंक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन सोशल लेवल और लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। तो सोशल लेवल भी आ गए यहाँ पर, उसमें भी सोशल इमोशनल लेवल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका मतलब आप समझिए कि मिक्सअप करके बस ये क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। अगर आपने इनको भी देखा होता, ये 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन किए होते, तो आपको कुछ ना कुछ उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता वहाँ से। ठीक है ना, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी लेट होके आ रहे हैं। अगेन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। लर्निंग में हम देखते ही हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो बस आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं, जो जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। ठीक है ना, तो जैसे एक्विजिशन हो गया, एक्विजिशन की स्टेज होती है, एक्सटेंशन की स्टेज होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये स्टेजेस के बारे में बता दीजिए, और एक दो इसके आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, सेम ये ओपन कंडीशनिंग को लेके ही पूछा हुआ है, हाउ कैन यू अप्लाई ओपन कंडीशनिंग टेक्निक फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग और 20-year-old बॉय। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ओपन कंडीशनिंग है, तो आप अलग अलग 2-3 कंडीशनिंग के बारे में आप पढ़ लीजिए, उनकी भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लीजिए, तो आराम से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस हमें ऐसे करना है ताकि नेक्स्ट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका भी आंसर कर सकें। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी और सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो डायरेक्टली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी इन्होंने 2 ब्रांच का मिक्सअप कर दिया है ना। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस इनको ब्रेकअप आपको करना है ना। तो इसमें कॉग्निटिव भी आ गया, कॉग्निटिव यानी कि आपकी माइंड की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो केसेस आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल इलनेस जो आ जाती है, वो वाली फीड आ जाती है इसमें, है ना। तो कॉग्निटिव इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कॉग्निटिव, स्टडीइंग द कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल इलनेस। ठीक है, वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये। उसके बाद आप सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव में आप विकॉट स्काई के बारे में भी बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पियाजे ने भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर टैकल हो सकता है। ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टिपिकल लेवल पर था, है ना। एग्जैक्टली अगर आप जब एग्जाम के प्रेशर में होते हैं तो उस वक्त सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसमें इतना शायद कंटेंट न डाल पाए। ठीक है, जो एग्ज़ाम दिया जिन बच्चों ने, उन्होंने ही मेरे को यही बताया कि उस वक्त उस पॉइंट पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इसको टैकल करना। नेक्स्ट आप देखिए, तो आप देखिए थर्ड जो था ABC पार्ट इसका, पहला क्वेश्चन PYQ आप एनालिसिस आप कर सकते हैं, थर्ड का A, थर्ड का B भी आप कर सकते हैं, थर्ड का C एक बार को आप ये थोड़ा सा टिपिकल वाला हो जाएगा। फोर्थ का A देखिए, वाई इज सिलेक्टिव अटेंशन इंपॉर्टेंट, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो कौन सी थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन की, ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल थ्योरी, है ना, और टीन्समैन एटेंशन मॉडल, ये दो मॉडल आते हैं इसमें। आप ब्रॉडबैंड मेंशन करेंगे या फिर जो क्रीसमैन का है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, PYQ ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन ऑलरेडी पूछा हुआ है। वाई दिस एलिगेंट थ्योरी टर्न आउट टू बी एडिक्वेट, कमेंट अपॉन द अल्टरनेट अप्रोचेस। अल्टरनेट अप्रोचेस में क्या बताएंगे, अगर आपने ये किया होता तो अल्टरनेट अप्रोच क्या है अपना, टीसमैन अल्टरनेट अप्रोच, दोनों को ही घुमा के इस बार ऐसे पूछ लिया। ठीक है, तो कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। सिमिलर क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पूछा हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ आपने वर्डिंग आपकी उसकी चेंज कर दी। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम बनाने का भी स्कोप है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इन्वेस्टिगेट जेंडर डिफरेंसेस एंड एग्रेसिव बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। तो ये हमारा फिर से 2 रिसर्च मेथड भी आ गया इसमें। आप सर्वे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वे मेथड बता सकते हैं कि अप्रोप्रिएट मेथड है ना, जिससे हम एक एग्रेशन स्किल बना सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं वर्क प्लेस को, कि वहाँ पर क्यों एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है वर्क प्लेस में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बताना पड़ेगा कि एग्रेसिव बिहेवियर क्यों आता है
इससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी हो, जैसे एसएसटी थ्योरी एक पढ़ते हैं हम, सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी, या फिर सोशल रोल थ्योरी, एसआरटी थ्योरी, सोशल रोल थ्योरी। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ स्कीमा एंड निमोनिक डिवाइसेस एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सेप्शनल मेमोरी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम के प्रेशर में टैकल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग मेथड बताने, मेथड तो लोकाई, निमोनिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेटर टेक्निक, कीवर्ड मेथड। ठीक है, तो ये मेथड आप इसमें बताएंगे थोड़े से। ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी पूछा हुआ है, हाउ द प्रिंसिपल ऑफ इनकोडिंग हेल्प इनहेंसिंग द यूज ऑफ निमोनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप थोड़े से मेथड पढ़ते, वही मेथड को आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये भी आप इसमें भी देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर जो काफ़ी सिंपल है बी वाला। बाकी आप अगर पीवाई को देख के जाते तो उनसे उनके थ्रू आप इनको कर सकते थे सॉल्व। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी का देखिए, सम साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। तो इसमें आप क्या बताएंगे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को ब्रीफ में आप बता दीजिए क्या क्या होते हैं ये, और मतलब ये बताइए, आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि कुछ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हम जो करते हैं वो रिलायबल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैलिडेट भी रहे वो। ठीक है, कोई भी अगर रिलायबल मेजरमेंट है तो वो हमेशा वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर रिलायबल मेजरमेंट है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा वैलिड भी हो। रिलायबल मेजरमेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, बट अ वैलिड मेजरमेंट, जो हमारा वैलिड मेजरमेंट है वो हमेशा रिलायबल होता है। ठीक है ना, तो वही इसी को ही आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताना है। ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट टेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, वेइंग स्केल का एग्जांपल ले सकते हैं, काफ़ी इसमें आप एग्जांपल बता सकते हैं। तो सम साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ठीक है, इलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सिमिलर क्वेश्चन 2019 में, सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं है। इवन तो वैलिडिटी रिक्वायर्स रिलायबिलिटी, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, बस लैंग्वेज चेंज करती है, और सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ। नेक्स्ट, IQ scores predict success in academic job and other life outcomes, evaluate। ठीक है ना, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया है। इंटेलिजेंस में हम IQ के बारे में देखते हैं, तो IQ को आप ब्रीफ में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है ना, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि एकेडमिक जॉब और अदर लाइफ आउटकम्स में ये कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन IQ एंड डेविएशन IQ, इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। IQ के बारे में तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं ना, अगर आप इसको तैयार करेंगे तो IQ तो पढ़ेंगे ही, तो वही IQ आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा बात जो रहेगा वो थोड़ा सा इसका हो सकता है मुश्किल हो जाए, यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स का नाम लिखना मुश्किल हो जाए, जिससे हमें एक बेहतर नंबर मिल सकते हैं इस आंसर में। बाकी पहला जो है आप इसको टैकल कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे पास चॉइस भी होती है यहाँ पर कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बस फर्स्ट का ABCDE, और जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन होते हैं ABCDE सेक्शन बी में, वो हमारे कंपलसरी होते हैं, बाकी में तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको, सॉरी, ये तो हम फिफ्थ का वाला पार्ट कर रहे हैं, तो ये तो कंपलसरी वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो IQ स्कोर प्रेडिक्ट सक्सेस, बस आपको इसको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप जनरल सेंटेंसेस जो हैं, जनरल जो पॉइंट है वो तो आप देख ही सकते हैं, इसमें उसको कोशिश नहीं आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आप देखिए, वो जो सेल्फ एफिकेसी, डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT पूछा हुआ है, तो है ना, और इसके क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं सेल्फ एफिकेसी के, तो आप ब्रीफली सेल्फ एफिकेसी क्या होता है ये आप बता दीजिए, है ना। अल्बर्ट बंडूरा ने भी इसको डिफाइन किया था, कैसे पीपल सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे फील करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल्फ स्टीम। क्या है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ स्टीम का ही एक पार्ट है। तो अगर इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, है ना, तो अब देखो, अगर आपने ये कर लिया है, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहिए। सेल्फ एफिकेसी पूछा हुआ है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट पूछे हुए हैं, तो अब हो सकता है कि बाद में नेक्स्ट आप ये पूछ लें कि क्या क्या तरीके से हम सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको मतलब तैयारी करनी है ना। इसके इर्द गिर्द आप जितने भी टॉपिक होंगे आपको सबको कवर करके जाना है। ठीक है ना, और क्या क्या इससे घुमा के पूछ सकते हैं, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज नॉट यूनिवर्सली अचीव्ड। ठीक है, तो ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की, जो हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में पढ़ते हैं, तो उनकी जो फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जो उन्होंने बताया था, फाइनल स्टेज जो थी जीन पियाजे की, तो उसमें वो यूनिवर्सली अचीव नहीं है, मतलब इसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो उसके सपोर्ट में इसको क्रिटिसाइज करते हुए हमें कुछ नाम बताने पड़ेंगे।
ठीक है ना। तो इसका क्रिटिसिज्म काफ़ी लोगों ने किया था, जैसे फ्लेवल और एटॉल ने इसका किया था। मैं डिस्कशन सब क्वेश्चन का लूँगा तो आप वहाँ पे देखना। फ्लेवल एटॉल ने इसका किया है, ठीक है। वीगॉट स्काई ने भी इसका किया था क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो आप इनके बारे में देखिए, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। पियाजे की थ्योरी तो आप पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी की आप सारी स्टेज की आप थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन देखते जाइए, तो आपको ये भी तैयार हो जाएगी, है ना। पियाजे थ्योरी तो इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एप्टीट्यूड टेस्ट टू प्रेडिक्ट प्रोफेशंस फॉर हाई स्कूल चिल्ड्रन। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आपको बताना है और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, और हाई स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, है ना। तो मतलब बता सकते हैं कि काफ़ी फेयर रहता है, स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है इसके कारण, ठीक है ना। सिमिलरली डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में तो पढ़ेंगी, वो यहाँ पे पूछा हुआ है। उसके उसके बाद बस एक ये और पूछ लिया कि इसको हाई स्कूल चिल्ड्रन के लिए आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट कॉमनली मेजर्ड एप्टीट्यूड एंड देयर टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आप अगर पीवाई के सॉल्व किया होता तो आप इसको टैकल कर सकते थे। सिक्स्थ का ये देखिए, आर यू बॉर्न विद पर्सनैलिटी। फिर इसमें जो जीन्स को लेकर जो बात की गई है ना, नेचर नेचर की डिबेट हम जो पढ़ते हैं ना, तो वो थ्योरीज पर्सनैलिटी में आप देखेंगे, पर्सनैलिटी में आप काफ़ी थ्योरी पढ़ेंगे, तो उनकी बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। जैसे आइसेंक ने बताया था कि आइसेंक ने प्रपोज किया था कि पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स ना। अल्पोर्ट ने भी कुछ अपना व्यू पॉइंट दिया था, ट्रेड थ्योरीज ने भी अपना कुछ व्यू पॉइंट दिया था, बंडूरा ने भी अपना कुछ व्यू पॉइंट दिया था, ठीक है। तो आप उन सबके व्यू पॉइंट ऑब्वियसली पढ़ेंगे, अगर ये चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे पर्सनैलिटी का, सबके व्यू पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो आपको बस उनको थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन के साथ सौ से उसको इवेल्यूएट करके जाना है, ठीक है। उसके प्लस माइनस के पॉइंट लिखिए और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। सिमिलर क्वेश्चन 2020 में, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन, सेम कुछ है ही, अंतर ही नहीं है कुछ। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बोल दिया, यहाँ पे स्टेप बोल दिया, है ना। तो स्टेप आप करेंगे तो स्ट्रेटजी भी आप मतलब उससे रिलेट करके तो आप बना ही सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी फोकस करनी है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवैल्यूएट वेरियस सोर्सेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन एंड इट्स मेजरमेंट, मोटिवेशन एंड इमोशन, सेम 2019, फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ इमोशन। इस वाले में क्या पूछ लिया, फिजियोलॉजिकल बेसिस पूछ लिया बस, और उसके बाद एक चीज जोर दी कर दी कि उसका मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, और कोई चेंज नहीं, है ना। डायग्राम बनाने का भी स्कोप है इस क्वेश्चन में, अच्छा है कि डायग्राम बना सकते हैं। 7 देखिए, व्हाट अप्रोचेस टू मोटिवेशन आर मोर कॉमनली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दीज अप्रोचेस माइट हेल्प टू सस्टेन और इंक्रीज मोटिवेशन। तो आपको अलग अलग जो थ्योरीज हैं उसकी आपको एप्लीकेशन बतानी है ना। मैस्लो की थ्योरी हो गई, हर्जबर्ग की थ्योरी हो गई, मैकलन की थ्योरी हो गई, इनकी आपको एप्लीकेशन बतानी है। तो इन्हीं तरीके के एप्लीकेशन आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि पूछा हुआ है बार बार। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वर्क मोटिवेशन और लिंक विद थ्योरी विद वेरिएबल पे प्रोग्राम्स, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया आपका। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविड मैकलाइन थ्योरी इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन, ये कीजिए आप, एक पार्ट और हो गया आपके क्वेश्चन का जो पूछा हुआ है इस बार, है ना। आपने रूम के बारे में बता दिया, मैकलाइन के बारे में बता दिया, मैस्लो का बता दिया थोड़ा सा। Evaluate the application of any two theories of work motivation in modern organization. State the importance of participatory management. ठीक है। तो अगेन अगर आपने ये दो पीवाई क्यू अगर सॉल्व किए होते तो आराम से आपका ये वाला क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, 2014, सेम क्वेश्चन, नथिंग डिफरेंट, कुछ है ही नहीं अंतर, बस आपको, अच्छा वो भी इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग पूछा हुआ है, यहाँ पे आपके हेल्थ और वेलबींग को पूछा हुआ है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो अलग अलग आप माइंडफुल मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, फोकस मेडिटेशन, अलग अलग आप 4-5 तरीके बता दीजिए और उनका क्या क्या इफेक्ट होता है आप वो बता दीजिए, या फिर आप बेनिफिट बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द वेरियस डोमेन ऑफ प्रैक्टिस साइकोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ईईजी इमेजिंग टेक्निक्स जो होती हैं, एफएमआई टेक्निक्स होती हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। सो इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस, डिस्कस इन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। ये भी लगभग एक जैसी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आते हैं 8th पे, देखिए, ह्यूमन स्ट्राइव टू असाइन कॉजेज टू एक्शन और सेल्फ एंड अदर्स एंड फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ बायसेस एंड अदर।
तो ये एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट में आप इसको देखेंगे, उसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हो गया हमारा, एक्टर ऑब्जर्वर बायस हो गया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और एक्टर ऑब्जर्वर एरर, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। वही बात हो गई, सेल्फ सोल्विंग बायसेस के बारे में पूछा हुआ है, या पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस वाले क्वेश्चन की। पैटर्न ऑफ एट्रीब्यूशन दैट आर यूज्ड बाय पर्सन इन सपोर्टिंग देयर सोशल इंटरेक्शन, अगेन ठीक है ना। वही इन दोनों का मिक्सअप करके आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटरमिनेंट्स ऑफ द बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है। ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है ना। ये आपको जनरली मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ है, कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटरमिनेंट बताने हैं आपको। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आप ब्रीफ में बता दीजिए क्या होता है, और उसके बाद कॉग्निटिव डिटरमिनेंट और फिर मोटिवेशन डिटरमिनेंट पॉइंट में आप बताइए। पहले आप इसको डिफाइन कीजिए ब्रीफ में, उसके बाद आप ये कॉग्निटिव डिटरमिनेंट्स ये होते हैं, मोटिवेशनल डिटरमिनेंट्स ये होते हैं। ठीक है। गिव अ कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द बिहेवियरिस्टिक एंड नेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो बिहेवियरिस्टिक और नेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है ना। बिहेवियरिस्टिक और नेटिविस्टिक के बारे में बताएंगे, है ना। इनके आपको पॉइंट व्यू बताना है। ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों का, बिहेवियरिस्टिक और नेटिविस्टिक का। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी पूछे हुए हैं। हाउ डज चॉम्स्की थ्योरी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ स्किनर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, वही तो आपको बताना है। इन दोनों ने तो किया था बिहेवियरिस्टिक और नेटिविस्टिक एनालिसिस। कंपेयर चॉम्स्की इननेट मैकेनिज्म व्यू विद स्किनर्स व्यू ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। एक दो रिसर्चर्स के नाम और आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, दीजिए, हो जाएगा आपका यार आंसर। तो अगेन आप देखिए, ये वो क्वेश्चन भी आप विद द हेल्प ऑफ PYQ टेकल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने ना पेपर 1 एनालाइज किया है। पेपर 2 का भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके भी हम PYQ देखेंगे, क्या क्या PYQ पूछे हुए हैं पहले से। तो इसका लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो बेसिक है ना, उनको आप मत भूलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप उनको अच्छी तरीके से कीजिए। लास्ट 10-12 साल के आप अच्छी तरीके से कर जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आराम से आप सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो ना। उनको डिस्कस कीजिए आपस में। पहले तो आपको बेसिक NCERT करनी है, बैलन करना है। ठीक है। बैलन या सीसीएल में से कोई सी भी आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को हमेशा एनरिच करिए विद द हेल्प ऑफ PYQ सॉल्व कीजिए, है ना। बैलन में वो क्वेश्चन मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो आप गूगल सर्च कीजिए, उसको एनरिच कीजिए, है ना। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आप अलग अलग इग्नू का मटेरियल देख सकते हैं, पार्सन एंड देख सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये बेसिक पर फॉलो करना है। ओके। आप पेपर में देखिए, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ही आप देखेंगे कि आप टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PYQ। क्योंकि इसमें तो देखिए, जो फर्स्ट के ABCDE और फिफ्थ के ABCDE, दीज आर द कंपल्सरी क्वेश्चन। बाकी तो चॉइस भी रहती है ना। आप सेक्शन चूज कर सकते हैं। तो इसमें तो देखिए मैंने आपको सबका बताया है, लेकिन अगर आप सेक्शन चूज करें तो आराम से आप वो सेक्शन चूज कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है PYQ में, और उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए इस लेक्चर को, पेपर 2 के एनालिसिस के साथ भी हम आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।